हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशिल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू फैन फिक्शन जिसका नाम है ब्रोकन प्रॉमिस। तो इसका पार्ट 1 में शेयर करने वाली हूँ। ये फैन फिक्शन ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, बट हाँ वन शॉट भी नहीं होगा, क्योंकि वन शॉट मैं शेयर कर ही नहीं पाती हूँ। आई थिंक 2 या 3 चैप्टर में ख़त्म कर दूँगी मैं। तो चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं। जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और कमेंट ज़रूर करना। आजकल है ना, आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो। और एक बात मैं आप लोगों से बोल देती हूँ, अगर कोई फैन फिक्शन पसंद नहीं आ रहा है, स्टोरी लाइन पसंद नहीं आ रही है, तो प्लीज़ बिना बैड कमेंट किए हुए आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक बैड कमेंट मेरा पूरा दिन ख़राब कर देगा। तो मैं नहीं चाहती मेरा दिन ख़राब हो। अगर स्टोरी पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ छोड़ दें, ओके। फिर दोबारा से मुझे कमेंट मत करना बैड, एंड देन फिर मैं गुस्से में आके कुछ भी बोल दूँगी, फिर इसके बाद आपको बुरा लगेगा और आप कुछ भी बोलोगे। वैसे भी मैं अब थक चुकी हूँ इन सब चीज़ों से, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो लोगों का डे बाय डे हो गया। आई थिंक उन्हें मेरी अटेंशन चाहिए, जो कि मैं देती नहीं हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अब मेरी अटेंशन उन लोगों को डिज़र्व नहीं करती है, क्योंकि मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मुझे पसंद है लोगों को रिप्लाई देना, जब मतलब खुशी होती है ना कई कई लोगों को, तो बस मैं उसी ले लेती हूँ ताकि लोगों को हैप्पी हो। बट कुछ लोग गलत ही समझ लेते हैं। तो चलिए छोड़ो इस बात को, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका 1 मिनट, ओ सॉरी, मैंने 1 मिनट 20 सेकंड वेस्ट कर दिए। तो चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं ब्रोकन प्रॉमिस का पार्ट 1। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक किंडरगार्टन का सीन, जिसके अंदर एक 7 साल का बॉय और एक 5 साल का बॉय दोनों खेल रहे थे, और वो भी मिट्टी में। उनमें से जो लिटिल बॉय था, जो कि बहुत ही क्यूट था, उसके लिप्स के पास एक मोल था और उसके बनी जैसे टीथ थे। वो अपने दांतों को दिखाते हुए बोलता है, ग ग क्या क्या आप सच में हमेशा मेरे साथ रहोगे? तो दूसरे वाला पर्सन जो उसके साथ खेल रहा था, जिसकी उम्र लगभग 7 साल है, वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, बनी जो है ना वो हमेशा लोयन के साथ रहेगा, और लोयन हमेशा बनी को प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनने के बाद वो क्यूट सा बॉय बोलता है, सच में का आप मेरे साथ रहोगे? ये सुनने के बाद वो जो एक और बॉय था 7 साल का, वो बोलता हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ये सुनने के बाद वो लिटिल बॉय तो हैप्पी हो जाता है और बोलता थैंक यू गर्ल, एंड वो उसे हग करता है। और उसके बाद वो लोग खेलते हैं मिट्टी में। लगभग उन्हें खेलते हुए 2 घंटे हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है, जिनकी उम्र लगभग 45 ईयर्स ओल्ड थी। वो उन दोनों बच्चों को वहाँ खेलते हुए देखती है और बोलती है कि वी, एंड ये सुनते ही वी यिंग तुरंत ही देखता और बोलता हाँ मम्मा, एंड वो तुरंत ही जाता है और उन्हें हक कर लेता है उनके नीज को। जो लेडी थी वो तुरंत ही उसे अपनी गोद में उठाती है और बोलती है ओ मेरे बच्चा, तुमने तो सच में अपने आप के पूरे कपड़े खराब कर लिए। ये सुनकर वी यिंग स्माइल करता है। हाँ, वो हमारा वी यिंग था 5 साल का। वी यिंग बोलता कोई बात नहीं मम्मा, वो देखो मुझे गगा मिली, मैं ना हमेशा इनके साथ रहूँगा। और इन्होंने कहा है, इन्होंने प्रॉमिस किया मुझसे मम्मा की है ना मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। एंड ये सुनते ही जो वी यिंग की मॉम थी, यानी कि कैंग सेसर, वो स्माइल करती हैं और बोलती है ओ ऐसी बात है, तो फिर तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हुए। ये सुनकर वी यिंग बोलता हाँ सोलमेट वो क्या होता है मम्मा? एंड तभी जो और क्यूट बॉय था वो भी आता है दूसरा, एंड वो दिखता है और बोलता आंटी। एंड ये देखने के बाद जो कैंग सेसर थी वो बोलती हैं अरे बेटा कैसे हो तुम? वो दिखता है और बोलता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो बोलती हैं कि अच्छा तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे हमेशा। ये सुनकर जो और बॉय था दूसरा 7 साल का, वो बोलता बिल्कुल आंटी, हम दोनों साथ में रहेंगे। और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मुझे क्यूट लिटिल सा रैबिट मिल गया, अब शेर के पास रैबिट होगा। ये सुनने के बाद जो कैंग सेसरन थी वो स्माइल करती हैं और ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों साथ रहोगे हमेशा, तो इसका मतलब है कि तुम दोनों सोलमेट हो। वी यिंग सुनता और बोलता सोलमेट, ये क्या होता है मम्मा? तो ये सुनकर वो बोलती हैं कि बेटा सोलमेट वो होता है जिसके साथ हम हमारी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। अभी तो तुमने कहा कि तुम इसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। वी यिंग देखता है और बोलता हाँ ये तो है। फिर वो स्माइल करती हैं और बोलते 1 मिनट रुको। फिर वो तुरंत ही अपने गले से एक लॉकेट निकालती है जो कि बटरफ्लाई का था। एंड वो देखता और बोलता मम्मा ये क्या है? मैडम जो वी थी वो बोलती है स्माइल करते हुए बेटा ये ना मतलब मैंने नहीं, ये मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे दिया था, क्योंकि ये उनके और उनके सोलमेट का था। जब मेरी जो ग्रैंड माँ थी, यानी कि मेरी जो मम्मा थी, उनकी डेथ हो गई थी, एंड उनके जो मेरे फादर थे उनकी भी, तो उन्होंने मुझे ये दिया था मरने से पहले और कहा था कि ये सोलमेट बॉन्ड है। अगर हम इन द फ्यूचर कभी बिछड़ गए तो मैं अपने पार्टनर को जब ये दूंगी ना तो वो मुझे वापस मिल जाएगा एक ना एक दिन, तो ये सोलमेट का है। वी यिंग देखकर बोलता हाँ क्या सच में? ये सुनकर वी यिंग की मॉम बोलती हाँ वी यिंग बिल्कुल बेटा, तो तुम दोनों ने कहा कि तुम सोलमेट हो, तो 1 मिनट रुको। फिर वो तुरंत ही जो वी यिंग था उसे नीचे उतारती हैं और उस लॉकेट को वो 2 हिस्सों में डिवाइड करती हैं।
और उसके बाद उस लॉकेट को वो उन दोनों को देखते हुए बोलती हैं कि ये एक तुम्हारा, एंड वो एक हिस्सा उस बटरफ्लाई लॉकेट का वांग जी को देती हैं और दूसरा वी यिंग को देती है और बोलती हैं कि इन्हें अपने गले से कभी मत उतारना, ये तुम दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखेगा। अगर इन द फ्यूचर तुम कभी एक दूसरे से दूर भी हो जाते हो तो भी ये लॉकेट तुम्हें एक दूसरे के पास अपने आप ले आएगा और तुम दोनों को मिला देगा। वी यिंग ये सुनने के बाद स्माइल करता है और बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छा है, और ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद जो कैंग सेरन थी वो बोलती है वी यिंग बेटा अब हमें घर चलना होगा, ठीक है। वी यिंग बोलता है ओके मम्मा। एंड इसके बाद वी यिंग अपनी मम्मा की फिर से गोद में आ जाता है। वांग जी बस उस लॉकेट को ही देख रहा था एंड स्माइल किए जा रहा था। कैंग सेरन बोलती हैं बेटा इस लॉकेट को कभी मत खोना, इसे हमेशा अपने पास रखना, ठीक है। एंड फिर वो देखते हैं वी यिंग को और बोलती वी बेटा चले। वी यिंग बोलता हाँ हाँ चलो मम्मा। एंड इसके बाद वो बोलता बाय बाय गग्गा, अब फिर मिलेंगे ना मुझसे। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता हाँ बिल्कुल मैं तुमसे फिर मिलूंगा माय बनी। एंड ये बोलकर वो चला जाता है। वांग जी भी वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर एक बाहर कार वेट कर रही थी एंड जैसे ही वो कार में एक पर्सन निकल कर बाहर आता है जो कि वांग जी का केयर टेकर था जिसका नाम साओ शिंगचन था। वो बोलता यंग मास्टर आपने ये क्या हाल कर लिया अपना। वांग जी बोलता है कोई बात नहीं। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही बैठ जाता है। वो वांग जी के हाथ में एक अलग सी चीज़ को देखते हैं और बोलते हैं ये क्या है मास्टर। वांग जी देखता है और बोलता है ओह ये मेरे सोलमेट का है। ये सुनकर वो बोलते सोलमेट, तो वांग जी बोलता हाँ इन द फ्यूचर मैं इससे शादी करूँगा और मेरा क्यूट वी यिंग बहुत ही क्यूट है। ये सुनकर साओ शिंगचन बोलता है कि ओ ओके ठीक है मास्टर, क्या सच में आप उस लिटिल बच्चे को अपना सोलमेट मानते हैं। वांग जी देखता है और बोलता हाँ बिल्कुल। एंड वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। वांग जी भी अपने कार में था एंड वो बार बार उस लॉकेट को देखे जा रहा था एंड वो उसे अपने गले में डाल लेता है और बोलता मैं इसे कभी नहीं उतारूंगा। एंड साओ शिंगचन देख रहा था, उसकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, वो ओनली सिर्फ 15 ही साल का था एंड वो वांग जी की केयर टेक करता था, यानी कि बच्चा था तो बच्चे की केयर टेक कर सकता है। और जो बोल सकते हैं वांग जी की फैमिली थी उन्होंने साओ शिंगचन को अपनी फैमिली में रखा हुआ था बट उसे वांग जी की केयर करने के लिए ज़्यादा रखा हुआ था, इसीलिए वो अपने लैंड मेंशन आ जाता है और वहाँ पर फिर से अपने रूम में जाता है, रेडी होकर अपने स्कूल चला जाता है। हम ऐसे ही देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग अपने घर आता है और घर आकर तो वो तो बहुत ही खुश था, बार बार अपने लॉकेट को देख रहा था एंड स्माइल किए जा रहा था। ऐसे ही करके जो है 15 दिन बीत जाते हैं। इन 15 दिनों में वांग जी और वी यिंग एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही मिलने लगे थे। वांग जी जो है वो वी यिंग से आज से एक साल पहले मिला था जब कुछ गार्डन में बच्चे उसे बुली कर रहे थे और उसे बार बार बोल रहे थे कि तुम्हारा फादर नहीं है। वी यिंग ने कहा था कि उसका फादर है, उसकी मम्मा ने कहा उसका फादर है, बट वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे एंड वो वी यिंग को बोल रहे थे कि तुम बिना फादर के हो, तुम्हारा कोई फादर नहीं है, तुम बस एक प्रोस्टिट्यूट के बच्चे हो। एंड ये सुनते ही वी यिंग को बुरा लगा था बट उसे उसका मतलब नहीं पता था। बट वी यिंग फिर भी अपने आप को संभालता है और अपनी मॉम को आके बोलता है कि उन्होंने उसे प्रोस्टिट्यूट का बच्चा कहा। एंड ये सुनते ही मैडम जो वी थी उन्हें बहुत बुरा लगा था पर वो क्या ही करती। वी यिंग बस चुपचाप उन्हें एक बार पूछता है कि उनके फादर कौन है, बट जो कैंग सेरन थी वो एक बार भी नहीं बताती हैं। वी यिंग चुपचाप करके सैड होकर फिर से सो जाता है। वही दिन बीत गया एंड वांग जी और वी यिंग जो है ना वो गार्डन में खेल रहे थे। तभी साओ शिंगचन उनके पास आता है और वो देखता है वी यिंग को और वांग जी को और बोलता है सर आपको चलना होगा, मैडम लैन ने आपको बुलाया है। वांग जी देखता और बोलता आज इतने जल्दी, तो वो बोलती कि जी शायद आप जानते नहीं हैं बट आपको यहाँ से यूएस जाना होगा। एंड ये सुनते ही वांग जी देखता बोलता व्हाट यूएस, तो वो बोलती कि हाँ मैडम लैन चाहती हैं कि आप यहाँ से यूएस जाएं स्टडी करने के लिए और आप अब अपनी जो मतलब स्कूल स्टडी है वो कंप्लीट करने के 12th के बाद ही यहाँ पर लौटोगे जब आपका एडमिशन यहाँ के स्कूल में होगा, कॉलेज में होगा। वांग जी बोलता नहीं मैं नहीं जा सकता। एंड वो वी यिंग को देखता है, वी यिंग जब जाने की बात सुनता है तब वो हक करता है और बोलता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरे गग्गा को मत लेके जाओ, मेरे गग्गा को मत लेके जाओ। क्योंकि वांग जी ही था जब कोई उसे बुली करता था तब उसे बचा लेता था। बट अब अगर वांग जी चला जाएगा तो वी यिंग का क्या होगा। वी यिंग बस वांग जी को देख रहा था डरी हुई आंखों से एंड वो क्या ही कर सकता था। बट साओ शिंगचन वांग जी को लेकर चला जाता है और उन दोनों बच्चों का हाथ वहीं पे छूट जाता है एंड उनका गले का वो लॉकेट बस ऐसे ही रह जाता है। वांग जी वी यिंग को जाते टाइम बोलता वी यिंग चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम ने कहा था ना कि ये सोलमेट लॉकेट हमें फिर से मिलाएगा तो ये हमें मिला देगा। एंड ये बोलकर वांग जी अपना लॉकेट वी यिंग को दिखाता है। वी यिंग भी रो रहा था एंड तभी वहाँ पर कैंग सेरन भी आ जाती है एंड वो वी यिंग को पूछती है तो वो बोलते हैं गग्गा गग्गा को वो लेके जा रहे हैं मम्मा। एंड वांग जी बोलता है वी यिंग मेरा वेट करना, मैं जल्दी लौट आऊँगा। एंड फिर इसके बाद वांग जी की गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी और ये लास्ट टाइम था जब वांग जी और वी यिंग एक दूसरे को देख रहे थे। इसके बाद वी यिंग को उसकी मॉम कैंग सेरन घर ले आती हैं बट वी यिंग रोने का मतलब चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो रोए जा रहा था, बार बार वांग जी का नाम लिए जा रहा था और वांग जी गगा बोले जा रहा था। मैडम लाइन जो वी थी वो कैसे भी इसे शांत करवाती हैं और इसे सुला देती हैं। फिर वो अपने आप को देखती हैं और बोलती है आई एम सॉरी मेरे बच्चा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। बट फिर वो अपना फ़ोन निकालती हैं
और ये अपने कपबोर्ड को ओपन कर देती है और उसमें से एक डायरी निकालती हैं। वो डायरी निकाल कर वो उसमें नंबर देखती हैं। फिर वो तुरंत ही उन पर कॉल करती हैं और कॉल करके वो बोलती हैं, तुम कहाँ पर हो। जो सामने वाला पर्सन था वो बोलता, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे दोबारा कॉन्टैक्ट मत करना। बट वो बोलती हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुन लो, तुम भले ही मुझे न अपनाओ पर प्लीज़ मेरे मेरे बेटे को अपना लो। वो तुम्हारा भी खून है। मैं अब और ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। मेरी मेरी कैंसर की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। मैं लास्ट स्टेज पर हूँ। शायद 5 दिन बाद शायद मैं मर जाऊँगी। मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा दर-दर की ठोकरें खाए। वो बहुत छोटा है। वो महज़ 5 साल का है। प्लीज़ प्लीज़ उसे अपने पास रखो। उसे हर्ट मत होने देना। प्लीज़ ये मेरी आखिरी गुजारिश है तुमसे। मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चे को अपना लो। मैं नहीं चाहती कि वो इस जालिम दुनिया में अकेला रहे। वो कुछ भी नहीं जानता है। वो बहुत छोटा है। प्लीज़ मेरी बात सुन लो। दूसरी ओर से वो पर्सन बोलता है, देखो ठीक है, मैं उसे रख लूँगा, बस एक सर्वेंट से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं और कुछ नहीं कर सकता। एंड ये बोलकर वो फ़ोन काट देता है। ये सुनते ही उनकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं एंड वो बोलती हैं, मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी तुमसे प्यार करना। मैंने तो तुम्हें अपना सोलमेट माना था। मेरी ग्रैंड माँ, मेरी मदर मुझे कहा करती थी कि सोलमेट बहुत अच्छा होता है, बट शायद मैंने ही अपना पार्टनर चुनने में गलती कर दी थी। शायद तुम मेरे सोलमेट नहीं थे। मैंने गलती कर दी। एंड फिर वो वीजिंग के गले में पड़े हुए उस लॉकेट को देखती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती हैं, बेटा मेरा सोलमेट तो मुझे नहीं मिला, बट तुम अपना सोलमेट ज़रूर ढूंढ लेना। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहोगे बेटा, खुश रहोगे। एंड ये बोलकर वो फिर से ब्लड की वॉमिटिंग कर देती हैं। हाँ, उन्हें ब्रेन कैंसर था। वह बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को पाल रही थी और एक कंपनी में जॉब भी कर रही थी। बट बाद में उनके बच्चे के मतलब बर्थ के बाद जब 2 साल हो गए तब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है और उनकी फर्स्ट स्टेज थी। बट धीरे धीरे उनकी हालत ख़राब होती गई और अब उनकी लास्ट स्टेज आ गई। उन्होंने कहा था जो डॉक्टर्स थे कि वो बचा सकते हैं अपने आप को, बट वो अपने आप को बचाती भी कैसे। उनके पास पैसे ही नहीं थे क्योंकि जिससे उसने प्यार किया उसने उसे धोखा दे दिया। वो ऑलरेडी ही मैरिड था और शादीशुदा भी था। उसकी एक बेटी थी और 2 बच्चे भी थे। फिर भी उन्होंने कैंसर सरन से झूठ कहा और उन्हें बस एक रात के लिए यूज़ कर दिया। बट उन्होंने तो उसे प्यार किया। पता नहीं वो इंसान मैडम कैंसर सरन से प्यार करता भी था या नहीं। फिर भी कैंसर सरन ने उन्हें दिल से प्यार किया, अपना सोलमेट माना। और जब उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तब वो अपने सोलमेट वाले जो लॉकेट उसकी मॉम ने दिया था और उसकी मॉम को उसकी ग्रैंड माँ ने दिया था, वो लॉकेट लेकर उन्हें प्रपोज़ किया। तो उन्हें उस इंसान ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि वो ऐसी औरत को अपनी वाइफ कैसे बना सकते हैं। एंड उस दिन जैसे कि मानो कैंसर सरन की पूरी लाइफ ही उजड़ गई हो। वो वहाँ से चली गई और सब कुछ ख़त्म हो गया। वो अपने बच्चे को अकेले ही बर्थ देने लगी, अकेले ही सब कुछ किया। बट एक टाइम पर उन्हें पता चल गया कि वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगे और अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनका बेटा वीइंग बहुत मासूम है, वो कुछ भी नहीं जानता है, तो बस वो उसे लेकर यहाँ आ गई और अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो उन्हीं से मदद मांग रही है। ऐसे ही करके लगभग 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे के बाद उन्हें मैसेज आता है और वहाँ पर लिखा हुआ था कि आज से 5 दिन यानी 5वें दिन एक पर्सन आएगा और वो वीइंग को यहाँ से लेकर चला जाएगा। बट वीइंग की पूरी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी। भले ही वो उसे अपना नाम भी देंगे, बट सब लोग इस चीज़ को अब जान चुके थे क्योंकि न्यूज़ बहुत जल्दी से फैलती है। और एक पुरानी न्यूज़ जो कि बोल सकते हैं मीडिया में छाई हुई थी, जहाँ पर उन्हें दिखाया गया था कि जो चियांग फेंगमैन है उनकी एक मिस्ट्रेस भी है जो कि उनकी पुरानी सेक्रेटरी रह चुकी है। एंड ये न्यूज़ काफ़ी टाइम पहले सेपरेट हुई थी, बट जैसे ही ये सब चीज़ें हुई उसके बाद तो और भी चीज़ें बदल गई। कैंसर सरन इस चीज़ को देखती हैं और कुछ भी नहीं बोलती और वो ओके लिख देती हैं। इसके बाद वो अपने 5 दिन अपने बच्चे के साथ एंजॉय करती हैं। बट वीजिंग गुमसुम सा हो गया था क्योंकि उसके गगा उसके पास से चले गए थे। वीजिंग बार बार उस लॉकेट को देखता और बोलता, गगा क्या आप आ जाएंगे। और वीजिंग रोता रहता। बट कैंसर सरन ने कैसे भी वीजिंग को संभाला और 5 दिन अपने बच्चे के साथ एंजॉय किया। वो बीच साइड एरिया पर घूम कर आए थे। वीजिंग बहुत खुश था। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसके मन में उसकी मॉम ने एक उम्मीद की किरण दी थी कि बच्चा ऐसे रोते नहीं हैं, तुम उनका वेट करो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो वो तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हारा प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हें अपने साथ लेके जाएंगे।
वीजिंग ये सुनकर खुश हो गया था और बस वो अपनी मम के कहने पर उनका वेट करने लगा था। इन 5 दिनों में उसने यही किया था, बट आज 5वां दिन था। वीजिंग बैठा हुआ था एंड वो बीच से वापस आए थे। मैडम बस जो वी थी वो इन 5 दिनों में वीजिंग के साथ अपने टाइम को स्पेंड करना चाहती थी, अपने बच्चे के साथ। वीजिंग चुपचाप बैठा हुआ था एंड वो खिलौनों से खेल रहा था एंड उसकी मॉम किचन में थी एंड वो खाना बना रही थी। तभी उनका फ़ोन वाइब्रेट करता है। वो पर्सन जो है ना वो बोल रहा था कि उनका एड्रेस बताएं कि वो कहाँ पर हैं, ताकि वो वीजिंग को लेकर जाएं। एंड तभी जो कैंग सेरन थी ये मैसेज रीड करते ही वो अचानक से ब्लड की वॉमिटिंग कर देती है और नीचे गिर जाती है। एंड बस वो वीजिंग का नाम लेने लगती है। वीजिंग जो खेल रहा था, जैसे ही वो कुछ गिरने की आवाज़ सुनता है तो तुरंत ही वो भागते हुए अपने छोटे छोटे पैरों से किचन में आता है एंड देखता रहता है, मम्मा 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 खून, मम्मा खून, क्या हुआ आपको? हाँ मम्मा मम्मा उठो ना। एंड वो वीजिंग छोटा सा बच्चा अपनी मॉम के फेस पर अपने हाथों को रख रहा था, रब कर रहा था और बार बार रोते हुए बोल रहा था, मम्मा मम्मा प्लीज़। कैंग सेरन ने एड्रेस लिख दिया था एंड लगभग 15 मिनट के बाद उनके डोर के बाहर नॉक होता है। वीजिंग बोलता, हाँ मेरी मम्मा को क्या हुआ, मम्मा मम्मा उठो ना। एंड वो देखता डोर को। वीजिंग तुरंत ही डोर के पास जाता है एंड देखता है तो डोर का लॉक तो थोड़ा ऊपर था, यानी कि बीच में जो होता ना बोल सकते हैं हम कुंडी वगैरह, वैसा था। वीजिंग बोलता, इसको क्या क्या करूँ मम्मा? इधर उधर देखता है। वीजिंग को एक चेयर नजर आती है। वीजिंग भाग के जाता है, चेयर लेकर आता है एंड तुरंत ही चेयर पर चढ़ता है और उसके बाद उस लॉक को ओपन करता है एंड तुरंत ही एक पर्सन उसके सामने खड़ा था। वीजिंग बोलता है, अंकल मेरी मम्मा देखो ना उन्हें क्या हुआ, मेरी मम्मा गिर गई। एंड ये सुनते ही वो पर्सन देखता है वीजिंग को और फिर कुछ भी नहीं बोलता। तुरंत ही वो अंदर आता है एंड देखता है और बोलता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? ये सुनते ही वीजिंग उसे देखता है और वीजिंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। वीजिंग तुरंत ही जाता है और उसके बाद देखता है तो वहाँ पर कैंग सेरन गिरी हुई थी। ये देखकर उस पर्सन की आंखों से बस एक छोटे से आंसू, बोल सकते हैं नम, आंखें नम होती है बस, और कुछ नहीं। फिर वो देखता है वीजिंग को और बोलता है, चलो यहाँ से, तुम्हारी मॉम अब तुम्हारे पास कभी नहीं होंगी। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखते और बोलता, हाँ मेरी मम्मा नहीं, मेरी मम्मा छोड़ के नहीं जा सकती, उन्होंने कहा था वो कभी नहीं जाएंगी मुझे छोड़कर, मेरी मम्मा मम्मा नहीं जाएंगी। एंड वीजिंग भाग के जाता है और अपनी मम्मा को हक कर लेता है और जोर जोर से रोने लगता है और बोलता, मम्मा मम्मा उठो ना, मम्मा उठो, आपका बने कुछ नहीं करेगा मम्मा। हाँ आप बोलोगे ना चॉकलेट नहीं खाने, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा चॉकलेट भी नहीं खाऊंगा मम्मा। मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं मेरा डैडी कौन है, प्लीज़ मम्मा उठ जाओ ना, मम्मा मम्मा प्लीज़ उठो ना, मम्मा प्लीज़ एक बार देखो ना आपका वीजिंग कैसे रहेगा, मम्मा मम्मा प्लीज़ करो ना। बट कैंग सेरन कहाँ उठने वाली थी, वो मर चुकी थी। वीजिंग जो है वो बोलता, अंकल प्लीज़ मेरी मम्मा को बोलिए ना उठे, बट वो नहीं उठने वाली थी। वो देखते हैं और बोलते हैं, फिर तुरंत ही वो अपना फ़ोन निकालते हैं और बोलते हैं तुरंत यहाँ आओ। एंड थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं एंड वो कैंग सेरन को कवर वगैरह करके वहाँ से लेकर जाते हैं। बट वीजिंग बोल रहा था, मामा प्लीज़, एंड वो उनके हाथ को पकड़े हुए था। बट वो लोग वीजिंग का हाथ उसकी मॉम से छुड़वा देते हैं और वो पर्सन जो उसके सामने खड़ा था वो कोई और नहीं, जियांग फेंगमियन था, यानी वीजिंग का डैड। वीजिंग बार बार चिल्ला रहा था और उसकी मॉम के साथ जाने की ज़िद कर रहा था और बोल रहा था उसकी मॉम को कहाँ लेके जा रहे हैं, बट कोई उसकी बात सुनने वाला था बिल्कुल भी नहीं। जहाँ जियांग फेंगमियन को वीजिंग को कंसोल करना चाहिए, वो एक रूड इंसान की तरह बस वीजिंग को घूर घूर के देख रहा था और उसे वीजिंग से डिस्गस्ट हो रहा था। बट वीजिंग तो ये सब चीज़ें समझने के लिए बहुत छोटा था, उसे कंफर्ट चाहिए था, उसने अपनी मॉम को खोया था। बट जैसे कि जियांग फेंगमियन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। हाँ वीजिंग उनका बायोलॉजिकल सन था, उनका अपना बेटा था, पर फिर भी जियांग फेंगमियन को उसकी मासूम चेहरे, उसकी छोटी सी एज, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन सब चीज़ों से। बस वो चुपचाप खड़ा हुआ था और वीजिंग को देखे जा रहा था। वीजिंग रो रो कर बुरा हाल हो जाता। वीजिंग को अब रोना नहीं आ रहा था, उसे हिचकियाँ आ रही थी, वो रो भी नहीं पा रहा था ठीक से। जियांग फेंगमियन तो हैं वो तुरंत ही रूम में जाते हैं एंड सामान पैक करने लगते हैं। वीजिंग का जो भी छोटा मोटा डॉक्यूमेंट वो सब कुछ मतलब भर देते हैं एक बैग में। जैसे भी उनके हाथ में जो आया कबर्ड को ओपन किया, सब डाल दिया और उसे भी थी उनकी मॉम की डायरी। वीजिंग उसे भी जो जियांग फेंगमियन थे वो उनके कपड़ों के साथ ही, मतलब जो वीजिंग के कपड़े थे उन्हीं में थी एंड वो ऐसे ही कुछ भी उन्हें मिल रहा था तो वो ठूस रहे थे, वो बैग में डल जाती है। और इसके बाद वो आते हैं और वीजिंग का हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए वीजिंग को ले जाना शुरू करते हैं। वीजिंग बोल रहा था नहीं उसके पास, उसे यही रहना है, उसकी मम्मा उसके पास आएगी, वापस आएगी लौट कर। बट कोई वीजिंग की बात नहीं सुनता और जियांग फेंगमियन उसे लेकर चले जाते हैं। वीजिंग को वो लेकर जियांग हाउस आते हैं और उसके बाद उसे एक रूम देते हैं रहने के लिए, जो कि स्टोर रूम से कुछ ज़्यादा नहीं था, उसमें पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। वीजिंग रूम को देखता है और उनसे पूछता है कि वो कौन है, पर जियांग फेंगमियन बोलते हैं कि वो उसके सर हैं। वीजिंग को बहुत बुरा लगता है। वीजिंग ऐसे ही करके चलता है एंड धीरे धीरे जो है ना वो टाइम बीतने लगता है और वीजिंग बड़ा होने लगता है। वीजिंग जब
10 साल का हुआ तब उसे पता चला कि ये इंसान उसका फादर है। और जो घर में एक लेडी थी जिनका नाम मैडम यू था, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। वी यिंग को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया करती थी। उनकी बेटी थी ली यिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा वी यिंग से नफरत करती थी एंड वो वी यिंग को टॉर्चर भी किया करती थी। बट वी यिंग को समझ आ चुका था कि अब उसकी किस्मत में यही है। वी यिंग ने लगातार 5 साल तक उसी घर में रहा और अब वी यिंग 10 साल का हो चुका था। इसके बाद जियांग फेंगमियान ने वी यिंग को वहाँ से उधर घर में भेज दिया जहाँ पर एक छोटा सा घर था। वी यिंग उस घर के अंदर अकेला रहता था। पहले उसे बहुत डर लगा, एक 10 साल का बच्चा एक घर में अकेला, बोले कि एक छोटा सा अपार्टमेंट था जो कि ज़्यादा दूर भी नहीं था घर से, बट वी यिंग वहीं पे रहता था। वी यिंग उस अपार्टमेंट में अकेला था। वी यिंग को 1 महीने बहुत डर लगा, बट वी यिंग ने 1 महीने बाद अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि वी यिंग सोचता था कि वो उस घर से तो बेटर ही है जहाँ पर उसे ढेर सारा काम, मार एंड टॉर्चर होना पड़ता था। ये ठीक ही है। जो वी यिंग की सिस्टर थी ली यिंग, वो वी यिंग को बहुत टॉर्चर करती थी एंड जो भाई था, जो जियांग चेंग था, वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि अपने आप में बिजी रहने वाला था। वो तो वी यिंग पे ध्यान ही नहीं देता था। पर जो सिस्टर थी, वो हालांकि वी यिंग से 2 साल बड़ी थी, वो वी यिंग को बहुत टॉर्चर करती थी। वी यिंग को हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती थी और वी यिंग समझ आ चुका था उसे कि यहाँ पे उसकी कोई जगह नहीं है। वी यिंग की मॉम कभी नहीं लौट कर आएंगी और वी यिंग ऐसे ही रहेगा। वी यिंग यहाँ पे स्टडी करता था। हाँ, जियांग फेंगमियान ने वी यिंग का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया था, जो चाइना का नंबर 1 टॉप स्कूल था। वहाँ पे वी यिंग टॉप स्कूल से स्टडी करता है और वी यिंग की उम्र अब 17 साल हो चुकी थी। वी यिंग 17 साल का था और अब वी यिंग एक अकेला बॉय था जो एक अपार्टमेंट में रहता है, जिसके अंदर 2 रूम है, एक किचन है, एक छोटा सा लिविंग एरिया है और वी यिंग अकेला है। वी यिंग को दर्द सहने की, बुली होने की, अपने आप को एक प्रोस्टिट्यूट, मिस्ट्रेस, पता नहीं किस किस का बेटा कहने की जो है ना, वो आदत पड़ चुकी है। और अब तो वी यिंग क्या, पूरी चाइना को पता है कि वी यिंग आखिरकार एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा है। बट मतलब वी यिंग को कभी इस सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ा, बहुत पड़ा उसे। वो पूरे 2 महीने तक अपने रूम से बाहर नहीं निकला था। बट वो कहते हैं ना, उसके पास कोई नहीं है उसे संभालने वाला। तो वी यिंग अपने आप को अपने आप ही संभाल रहा है। उसने अपने आप को खुद बड़ा किया है। 17 साल का वो खुद हुआ है और वी यिंग का एडमिशन जो है वो अब जो चाइना की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी गोसू, वहाँ पर हो चुका था और वी यिंग अपने कॉलेज में था और वी यिंग को वैसे ही बुली किया जा रहा था। वी यिंग क्लासरूम में बैठा हुआ था एंड अपनी बुक को पढ़ रहा था। तभी अचानक से एक लड़की आती है और वो अपने हाथ में ऑरेंज जूस का मतलब कैन था, वो कैन के ढक्कन को ओपन करती है और पूरा का पूरा जूस वी यिंग की उस बुक पर डाल देती है। वी यिंग उस बुक को देखता है और वी यिंग कुछ भी नहीं कर सकता था। वी यिंग उस लड़की की ओर देखता तो वो कोई और नहीं, वी यिंग की स्टेप सिस्टर थी ली यिंग। वी यिंग को वो देखती है और बोलती, हाँ क्या देख रही हो मनुष्य कहीं के। वी यिंग कुछ भी नहीं बोलता और वो उठ जाता है और अपनी बुक को देखता है। वी यिंग के पास और पैसे नहीं थे। वी यिंग एक कैफे में काम करता है जिससे उसकी खर्च निकलता है, यानी कि वी यिंग को पॉकेट मनी भी नहीं मिलती, क्योंकि जो पहले उसे मिलती थी थोड़ी बहुत पैसे, वो अब मैडम यू ने बंद कर दिए थे। जब से वी यिंग 15 साल का हुआ था तब से अब वी यिंग को अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता था। वी यिंग के नाम बस वो एक छोटा सा अपार्टमेंट है, जो भी वी यिंग को पता है कि उसी का मॉम का जो पुराना घर था उसे बेचकर ये अपार्टमेंट उसे दिया गया था। तो वी यिंग अब कुछ भी नहीं था। वी यिंग अब जो है ना, वो सरनेम अपनी मॉम का ही यूज़ करता है और सब उसे बस मिस्ट्रेस का बेटा बोलते हैं। मैडम यू तो सबसे ज़्यादा उसे नफरत करती हैं और हर एक पर्सन वी यिंग के बारे में जानता है। वी यिंग कौन है, वी यिंग क्या है। हर लोग उसे बुली करते हैं। ली यिंग की बॉडी पर आए दिन नए चोटों के निशान होते हैं, क्योंकि जहाँ पर ली यिंग पढ़ती है वहाँ पर ही वी यिंग स्टडी करता है और वी यिंग बहुत ब्रिलियंट है। और अब कॉलेज में एडमिशन भी उनका एक ही कॉलेज में है और उन वी यिंग को यहाँ पर एडमिशन हुए या एडमिशन लिए हुए बस 1 मंथ हुआ है। वी यिंग इस 1 मंथ में यहीं पर रहा है और वी यिंग हर दिन हर टाइम पनिशमेंट झेलता रहा है। वी यिंग को बहुत बुली किया जाता है, वी यिंग को बहुत मारा जाता है यहाँ पे। वी यिंग फिर भी रहता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। वी यिंग यहाँ से जा भी नहीं सकता है। वी यिंग चुपचाप करके इन सभी लोगों की ताने, इन लोगों की मार सहता है और वी यिंग बस जैसा उसकी मॉम ने कहा था और जैसा उसके उस गगन ने कहा था, वी यिंग उस इंसान का चेहरा सब कुछ भूल चुका है, बट उसे याद है तो बस वो उसकी मॉम का बटरफ्लाई लॉकेट जो हमेशा ही वी यिंग अपने गले में पहन कर रखता है।
और सोचता है कि उस दिन एक बार उसके वो कागज जरूर लौट कर आएंगे। वीजिंग सब कुछ भूल चुका है, उसका नाम, उसका चेहरा, हर एक चीज़ भूल चुका है। बस उसे इतना याद है कि उसने एक लॉकेट दिया था उसकी मॉम ने उन दोनों को और कहा था कि वो सोलमेट है। वीजिंग कहीं ना कहीं अभी भी उस इंसान का वेट कर रहा है और करते ही जा रहा है। अब ये लोग आप सोच रहे होंगे कि वीजिंग की सिस्टर तो वीजिंग से 2 साल बड़ी है, तो वो सेम क्लास में कैसे हैं? तो ऑब्वियसली वो स्पॉइल्ड किड हैं। अपनी अगर स्टडी को नहीं भी करेंगे या फिर फेल भी होंगे तो कोई फ़र्क नहीं। हाँ, लीजिंग फेल हो चुकी है 3 बार और अभी भी उसके पास होने के कोई आसार नहीं थे, बट उसके डैड ने उसे पास करवाया था और अब वो कॉलेज में थी। वहीं वीइंग एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था जो कि अपनी स्टडी खुद हार्ड करके वो यहाँ तक पहुँचा है। वीइंग बस चुपचाप था, क्लासरूम में बैठा हुआ था। वीइंग की बुक खराब हो चुकी थी। अब वीइंग सोच रहा था कि उसे पार्ट टाइम जॉब करना होगा, तब जाकर वीइंग इस बुक को लेगा, क्योंकि ये बुक बहुत ही एक्सपेंसिव आती है और वीइंग ये जानता है। वीइंग ने पूरे 1 मंथ बहुत ही ज़्यादा स्टडी की है। आई मीन बोल सकते हैं हार्ड वर्क किया है, कैफ़े के अंदर नाइट वर्क करके फिर उसे ये मिली है। बट वीजिंग अब क्या ही कर सकता है, उसे फिर से करना होगा, पैसे अर्न करने होंगे और उसे ये बुक लेनी होगी। वीजिंग उस बुक को वापस से रख लेता है बंद करके और बैठा रहता है। एंड तभी एक लड़का आता है, वो वीजिंग को दिखता है और बोलता है ओह शिट, मेरे हाथ गंदे हो गए। एंड ये बोलकर वो टिश्यू पेपर से अपने हाथ को साफ करता है जो कि सॉस लग गया था और वो टिश्यू वीजिंग के ऊपर ही फेंक देता है। वीजिंग अपना सर नीचे कोई रहता है और कुछ नहीं बोलता और उस टिश्यू पेपर को भी अपने बैग में रख लेता है। एंड इसके बाद टीचर आते हैं उनकी क्लास में एंड वो देखते हैं सबको। यहाँ पर टीचर का बिहेवियर भी विजिंग की और कुछ खास नहीं है। सभी लोग विजिंग को एज अ बोल सकते हैं हाँ बहुत ही मिस्ट्रेस का बच्चा ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि सबके माइंड में ये माइंडसेट बैठ चुका है। विजिंग कैसा है कैसा नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विजिंग एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो टॉप करता है, बट क्या फ़र्क पड़ता जब तक आप अच्छे ख़ानदान से नहीं हो, आपकी रेपुटेशन नहीं है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। और बच्चे ज़्यादातर विजिंग की इसी चीज़ से चलते हैं, क्योंकि वो विजिंग को इतना टॉर्चर करते हैं, फिर भी विजिंग हर टेस्ट में हाँ फर्स्ट पोजीशन कैसे ले आता है। इससे तो उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड क्या ही कर सकते हैं। बीजिंग क्लासरूम में चुपचाप बैठा हुआ था और जो स्टूडेंट्स थे वो बस इधर से उधर चैटिंग कर रहे थे और टीचर अपनी बुक्स को एडजस्ट कर रहा था। तभी उनके पास एक पियून आता है एंड उन्हें कुछ देता है। वो देखते हैं और बोलते कि ओह ठीक है। इसके बाद वो क्लास को देखते हैं और बोलते क्लास अटेंशन प्लीज़। सारी क्लास पूरी और टीचर की ओर देखने लगती है। इसके बाद वो बोलते हैं कि आपकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है जिसका नाम लैन बांगजी है। एंड तभी हम देखते हैं लैन बांगजी को, जो कि एक बहुत ही स्टाइलिश वे में क्लास के अंदर एंटर करता है। एंड टीचर उसे देखते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं। वांगजी उन सबको देखता है और पता मेरा नाम लैन वांगजी है। एंड वो सीधा अपनी सीट एक देखता है इधर उधर एंड एक सीट पर जाकर बैठ जाता है। और जैसे ही ली यिंग देखती है वो तो वांगजी पे फिदा हो जाती है, क्योंकि वांगजी था ही इतना हैंडसम। और इसके बाद ली यिंग चुपचाप करके बैठा हुआ था, वो तो देखता भी नहीं है इसे, बस चुपचाप अपना काम करता रहता है। यहाँ पर वांगजी की उम्र जो है वो पूरे 18 साल है, क्योंकि वांगजी बीजिंग से बड़ा है। यानी कि हम बोल सकते हैं वांगजी बहुत ही जल्दी 19 का हो जाएगा। एंड वांगजी एक स्पॉइल्ड किड बन चुका है, पूरी तरह से स्पॉइल्ड है। मारना टॉर्चर करना उसके लिए नॉर्मल है हर किसी को। वो चुपचाप बैठकर अपना काम कर रहा था। एंड ऐसे ही उनकी क्लास ख़त्म हो जाती है, टीचर उन्हें स्टडी करवा के निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद वीजिंग अपना बैग लेता है और चुपचाप क्लास से निकल जाता है। एंड ली यिंग जो है वो वांग जी के पास आकर वांग जी के साथ बातें करना शुरू कर देती है। और वांग जी एक फ्लर्टी बॉय है, तो ओबियसली वो भी इंटरेस्ट लेता है और ऐसे ही उनका थोड़ा सा टाइम ख़त्म हो जाता है। एंड इस टाइम के अंदर बस वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं और ली यिंग जो है ना वांग जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। और उनकी पूरा स्कूल आज ख़त्म हो जाता है। वीजिंग अपने घर आता है, घर आने के बाद देखता है तो उसके सर पर चोट लगी हुई थी, क्योंकि आधे टाइम एक बच्चे ने वीजिंग आई मीन जो एक स्टूडेंट था जो कि वीजिंग को बुली करने के लिए आया था, उसने वीजिंग के पैर पर अपना पैर रखा, जिस वजह से वीजिंग डिसबैलेंस होकर गिर गया और उसका सर टेबल से टकरा गया और वीजिंग का सर लग गया और वीजिंग के सर से ब्लीडिंग हो गई। बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वीजिंग ने भी चुपचाप अपने सर को पकड़ा और वो घर आ गया। वीजिंग अपने आप को मिरर में देखता है और वीजिंग की आंखों से एक आंसू की बूंद नीचे गिर जाती है। बट वीजिंग किसी के सामने नहीं रोता। वीजिंग चुपचाप करके अपने उस घाव को साफ करता है। उसके बाद अपना बैग रख के वो फिर से रेडी होता है और जो मतलब बोल सकते कैफ़े था वहाँ पर अपना काम करने के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं ली यिंग जो है वो वांगजी के साथ थी एंड वो घूम रही थी। वैसे वांगजी खुद एक स्पॉइल्ड किड है, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी क्या ना हो, बस उसे मज़े करने से मतलब है। वो ऐसे ही मज़े कर रहे थे।
बाइक रेसिंग कर रहे थे और इधर से उधर घूम रहे थे। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग 3 घंटे से अपने उसी कैफेटेरिया में काम कर रहा था और वीजिंग सभी चीज़ें साफ कर रहा था। तभी वहाँ डोर पर नॉक होता है एंड वीजिंग जाकर देखता है तो वहाँ पर वांगजी और उसके फ्रेंड्स थे। ये देखकर जो लीइंग थी उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलती है ओह शिट, इस मनोज की मैंने शक्ल देखती। ये सुनकर वांगजी बोलता है हे क्या हुआ बेबी। ली यिंग बोलती है कुछ नहीं बेबी, बस इसने मेरी दिन खराब कर दिया। सच में मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगी बट इसने तो मेरा पूरा मूड ही स्पॉइल कर दिया। हाँ, क्या ही करूं मैं। वी यिंग कुछ नहीं बोलता और बोलता सर आपका ऑर्डर, आप बैठ सकते हैं। वांग जी देखता है उसे एंड कुछ नहीं बोलता। जो ली यिंग थी वो बोलती है तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। वी यिंग कुछ नहीं बोलता एंड वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका दिमाग खराब होता है। वो बोलती है तुम ओह वेटर हो, जाओ हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। मनोज कहीं के। वे यिंग कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है। फिर ले यिंग और वांगजी एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। वांगजी बोलता है क्या हुआ, तुम उसे ऐसे क्यों बोल रही थी। ले यिंग बोलती है कि मैं उसे ऐसे ना बोलूँ। हाँ, तुम्हें पता नहीं है वो एक नंबर का खड़िया है। तुम जानते हो वो मेरे डैड की मिस्ट्रेस का बेटा है और मुझे उसकी शक्ल देखकर नफरत होती है। उसकी मॉम भी ऐसी थी एंड वो भी ऐसा ही है। बेबी वो ना बहुत गंदा है, वो लोगों को सेड्यूस करता है और हर बार लोगों को अपनी क्लोज करने की कोशिश करता है बट मैं उसकी हरकतों को जानती हूँ। वांगजी बोलता है ओह ऐसा है, वैसे भी वांगजी बुली करने वाला बॉय है। तो वांगजी देखता है और बोलता है ओह ऐसी बात है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इस मिस्टर के बच्चे को हम अच्छे से सबक सिखाएंगे। ये सुनकर वो स्माइल करती है और बोलती है हाँ ये ठीक है, अब तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, हम मिलकर इसे परेशान करेंगे। वांगजी बोलता है हाँ बिल्कुल, चिंता क्यों कर रही हो तुम, ऐसे लोगों को मुझे अच्छे से हैंडल करना आता है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग कॉफ़ी लाकर रख देता है एंड वांग जी देखता है उस कॉफ़ी को और इसमें से एक सिप लेता है और बोलता ओह कितनी गंदी कॉफ़ी है एंड ये बोतल भगा देता है। एंड वीजिंग को देखता है और बोलता है क्या तुम्हारे शॉप में ऐसी कॉफ़ी बनती है, बहुत ही घटिया है। वीजिंग बोलता है सर आई एम सॉरी, मैं दूसरी ले आता हूँ। वांग जी बोलता है हमें नहीं चाहिए। यानी बोलकर वो दोनों उठकर चले जाते हैं और वो बची हुई कॉफ़ी वीजिंग के फेस पर फेंक के जाती है एंड वो कॉफ़ी थोड़ी सी हॉट थी जिस वजह से वीजिंग के फेस पर उसे रैशेज हो जाते हैं। वीजिंग चुपचाप करके ज़्यादा वॉशरूम में अपने फेस को वॉश करता ठंडे पानी से और वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वीजिंग बोलता है क्यों, क्या ही कर सकता हूँ मैं। वीजिंग अपने आप को संभालता है और चुपचाप करके आगे का काम करता है। वीजिंग ने 2 कॉफ़ी बर्बाद कर दी जिनका पे भी वीजिंग को ही करना पड़ा। वीजिंग ने अपनी सैलरी से पैसे कटवाने के बारे में बोल दिया। वो शॉप ओनर वीजिंग पर गुस्सा कर रहा था बट वीजिंग क्या ही कर सकता था और शॉप ओनर ने वीजिंग के पैसे काट लिए। वीजिंग चुपचाप काम करता है और रात को 7 बजे अपने वापस से उस छोटे से अपार्टमेंट में आ जाता है जो कि कोई हाई फाई एरिया में नहीं है, बिल्कुल सिंपल एरिया में है। वीजिंग फिर अपने लिए जो नूडल्स लेकर आया था इंस्टेंट उन्हें खाता है और इसके बाद सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग